हाँ, नेक्स्ट इस लेक्चर में हम प्रकृतिवाद के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, अनुशासन जो बताए गए हैं, उनका आज के संदर्भ में क्या रेलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रकृतिवादी शिक्षा, प्रकृतिवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन और प्रगतिशाली धारा प्रवाहित की थी और इसके संबंध में पाल मुनरो ने लिखा भी है। इसके संबंध में पाल मुनरो ने लिखा है, प्रकृतिवाद ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के प्रकृतिवाद ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के स्पष्ट निर्माण में प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है। हाँ, तो इससे पता ये चलता है कि आज जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया जा रहा है, ये सारी प्रकृतिवाद की ही देन है। तो इसका मतलब ये है कि प्रकृतिवाद ने जो शिक्षा का जो प्रकृतिवादी शिक्षा का जो दृष्टिकोण है, शिक्षा के सभी एस्पेक्ट यानी शिक्षा के सभी पहलुओं के बारे में जो प्रकृतिवाद ने व्याख्या की है, वो आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम उस शिक्षा, उस उद्देश्यों, पाठ्यक्रम के बारे में और शिक्षण विधियों के बारे में डिटेल से जानेंगे। प्रकृतिवादी शिक्षा प्रकृतिवादी जो है वो शिक्षा को बालक के स्वाभाविक विकास के लिए एक साधन के रूप में समझते हैं। हाँ, यानी प्रकृतिवाद ये मानते हैं शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बालक का स्वाभाविक ढंग से विकास होना चाहिए। और ये जो है यानी प्रकृतिवादी विकास की प्रक्रिया को आंतरिक मानते हैं और इसके लिए तो उन्होंने कहा है कि जो विकास है वो तो अगर अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो तो विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। ये एक आंतरिक प्रक्रिया मानते हैं कि वो अंदर से बाहर की ओर होता है। अगर अनुकूल वातावरण मिलेगा तो विकास तो स्वाभाविक रूप से हो ही जाएगा। तो जैसा कि रूसो ने लिखा है कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियों एवं योग्यताओं का अंदर से विकास है। रूसो ने लिखा है, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियों और योग्यताओं का अंदर से विकास है। इसी तरह से रॉस ने भी प्रकृतिवादी शिक्षा को स्पष्ट करते हुए लिखा है, शिक्षा केवल प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा केवल प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया है और सच्ची शिक्षा तभी होती है जब बालक की प्रकृति शक्तियां और प्रवृत्तियों कम से कम यानी न्यूनतम निर्देशन के साथ स्वतंत्र ढंग से विकसित होती हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, शिक्षा केवल प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया है और सच्ची शिक्षा तभी होती है जब बालक की प्रकृति, शक्तियां और प्रवृत्तियां कम से कम अथवा न्यूनतम निर्देशन के साथ स्वतंत्र ढंग से विकसित होती हैं। तो इस तरह से प्रकृतिवादी शिक्षा का विकास स्वतंत्र ढंग से करना चाहते हैं। वो बालक के विकास पर समाज की किसी भी तरह की बनावटी संस्कृति, सभ्यता, समाज के झूठे बंधन, समाज की आवश्यकताओं आदि इन सब का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहते,
क्योंकि इससे बालक का जो स्वाभाविक विकास है वो नहीं हो पाता। तो इस तरह से अभी हमने शिक्षा के बारे में बताया कि प्रकृतिवादी शिक्षा क्या मानती है। अब हम उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। पहला है प्राकृतिक विकास। प्राकृतिक विकास बालक का प्राकृतिक विकास, बालक का प्रकृति द्वारा या फिर उसकी प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक ढंग से स्वतंत्र विकास करना चाहिए। उनके अनुसार बालक का विकास प्रकृति द्वारा उसकी प्रकृति यानी बालक की प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक ढंग से स्वतंत्र विकास करना चाहिए। यानी हमने शुरू में ही आपको बताया था कि प्रकृति के दो अर्थ हैं, एक तो बाह्य प्रकृति और दूसरा है बालक का स्वभाव। तो उसके स्वभाव के अनुसार उसको विकसित होने का अवसर, स्वतंत्र वातावरण में विकसित होने का अवसर दिया जाए। तो शिक्षा का उद्देश्य, और आज भी इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि बालक का स्वाभाविक प्राकृतिक विकास होना चाहिए। तो आज भी प्रकृति की ओर लौटो का नारा आजकल भी सुनने को मिलता है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण। यानी बालक जन्म से कुछ मूल प्रवृत्तियां लेकर आता है, तो उनका मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना है और उसको सही मार्ग दिखाना है। यानी उनका उचित तरीके से विकास करना है, वांछित मार्ग में विकसित करना है, उनको सही मार्ग पर ले जाना है। तो मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण। नेक्स्ट है जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। चूंकि प्रत्येक प्राणी में जीने की इच्छा होती है और अपने जीवन की रक्षा के लिए उसे अपने वातावरण से सदैव संघर्ष करना पड़ता है। अपने को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन के लिए संघर्ष के लिए तैयार किया जाता है शिक्षा के द्वारा। तो ये मुख्य उद्देश्य है। आज भी हम, चूंकि जीवन संघर्षों से भरा रहता है, तो उन संघर्षों के लिए तैयार करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, आज भी इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास, यानी इंडिविजुअल का स्वतंत्र विकास होना चाहिए। यानी उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी जो व्यक्तित्व है, उसको केवल समाज में समाज का सदस्य नहीं, बल्कि उसकी एक अपनी भी एक उसका अस्तित्व है, उसकी व्यक्तित्व है, उसको उस व्यक्तित्व को बचाए रखना चाहिए। वो हर व्यक्ति की जो प्रवृत्तियां हैं, रुचि, रुझान, योग्यताएं, सबको बचाए, सबके अनुसार शिक्षा देने के लिए कहते हैं। चूंकि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए सबकी इंडिविजुअल विकास पर बल देते हैं। दूसरा है आत्म संरक्षण और आत्म संतोष की प्राप्ति। अगर किसी शिक्षा से बालक को सुरक्षा नहीं हो पा रही है, उसको संतोष नहीं मिल रहा है, तो वो शिक्षा उसके किसी काम की नहीं, प्रकृतिवादी ये मानते हैं। तो इस तरह से शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जो बालकों को आत्म संरक्षण और आत्म संतोष की प्राप्ति दिला सके, आत्म संतोष दिला सके। नेक्स्ट, वातावरण से अनुकूलन की क्षमता उत्पन्न करना। जैसा भी उसको वातावरण मिले, वो उसके साथ अपने को एडजस्ट कर ले, यानी वातावरण में समायोजित हो जाए। इस तरह की योग्यता शिक्षा के द्वारा उत्पन्न करनी चाहिए। आज भी इसकी बहुत जरूरत है। बच्चे जब इस विद्यालय के बाहर विशाल जगत में प्रवेश करते हैं, तो उनको अपने को एडजस्टमेंट करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो शिक्षा के द्वारा उसे पहले ही उसको इस तरह से योग्यताएं विकसित कर दी जाए, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में अपना
अपने को एडजस्ट कर ले। नेक्स्ट है जातीय निष्पत्तियों का संरक्षण करना। जातीय निष्पत्तियां यानी एक जनरेशन जो कुछ भी अपने जीवन में अचीव करती है, उसका जो कुछ भी उपलब्धियां होती है, उसको जो भी संस्कृति गुण है, तो उसको नई पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहिए, ताकि हम अपने पूर्वजों के द्वारा संचित की गई संस्कृति सभ्यता उसको संरक्षित कर सकें, उसको विकसित कर सकें। हाँ, नेक्स्ट है सुख प्रदान करना। यानी उन्होंने चूंकि वर्तमान जीवन को ही, हमारा ये संसार का जो जीवन है उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए उन्होंने इस संसार में ही जो भी सुख और आनंद प्राप्त हो सकते हैं उन्हीं के बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि वो बालक को संसार के सभी सुख प्राप्त हो, इसके लिए ये व्यक्ति को तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट, मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाना। प्राकृतिक जीवन जीने योग्य यानी किसी भी तरह के बंधन में ना पड़े, किसी भी तरह, क्योंकि समाज से दूर रहकर प्राकृतिक वातावरण में उसको अपना स्वतंत्र विकास करने के पक्ष में थे प्रकृतिवादी, क्योंकि समाज का जो दूषित पर्यावरण है वो उसको दूषित कर देगा, यानी उसके जो एक पवित्र उसका जो एक प्रकृति के अनुसार या स्वभाव के अनुसार जीवन के अवसर या स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अवसर उसको उस समाज में नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए वो उसको प्राकृतिक वातावरण में रखना चाहता है। नेक्स्ट है पूर्ण जीवन की तैयारी। अब हर्बर्ट स्पेंसर जो कि प्रकृतिवादी थे, उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य इस तरह से दिया है कि जिसमें कि जीवन की 5 प्रमुख क्रियाओं से उन्होंने समग्र जीवन का विश्लेषण किया है और सुखपूर्वक समग्र जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए उन्होंने 5 उद्देश्य माने हैं। 5 उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य माने हैं, यानी समग्र जीवन के लिए तैयार करना, यानी उसका पूरा जीवन ही सुखपूर्वक बीते, इसके लिए उन्होंने शिक्षा के 5 उद्देश्य भी माने हैं। जैसे पहला है आत्मरक्षा, यानी उसका शरीर स्वस्थ हो, निरोग हो, सशक्त जीवन जी सके, तो इस तरह से आत्मरक्षा के नियम उसको मालूम होने चाहिए। तो शिक्षा के द्वारा स्वस्थ जीवन कैसे रहा जा सके, शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सके, ये सब बताया जाए, जिसकी आज भी बहुत जरूरत है। अब मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जीवन में जो कुछ भी मौलिक आवश्यकताएं हैं वो पैसे के द्वारा ही पूर्ति हो सकती है। तो पैसा कमाने की क्षमता प्रदान करना या आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बालक को तैयार करना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा है संतति पालन। वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे, ये सब भी बालक को सिखाना चाहिए। आगे चलकर उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। सांस्कृतिक हस्तांतरण करना है और समाज के साथ तो समाजीकरण करने की कला, तो ये भी उन्होंने इसको भी इंपॉर्टेंट माना है। 4 है सामाजिक एवं राजनीतिक संबंध। अब नागरिक जीवन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन भी उसके सिखाए जाए, क्योंकि आगे चलकर उसे, हाँ एक बात ये भी है कि कुछ तो जो कट्टर प्रकृतिवादी हैं वो तो बिल्कुल समाज
में बिल्कुल रहने ही नहीं देना चाहते बालक को, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो समाज में ही वो सुरक्षित रह सकता है, इसलिए उसको सामाजिक और राजनीतिक जीवन भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि समाज और राजनीतिक जीवन में रहते हुए वो कैसे सुख प्राप्त कर सकता है, तो वो सफलतापूर्वक सामाजिक जीवन भी व्यतीत करे, ये गुण भी उसमें उत्पन्न करने चाहिए शिक्षा के द्वारा। हाँ, अवकाश का सदुपयोग, कि अगर उसको जीवन में अवकाश मिले तो वो अवकाश के क्षणों का समुचित उपयोग कैसे करे, ये भी शिक्षा उसको सिखाए। इसके लिए कलात्मक रुचियां उत्पन्न करे, जिससे कि वो अपने अवकाश के सदुपयोग, अवकाश काल का सदुपयोग कर सके। तो ये तो मुख्य उद्देश्य थे आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा, जो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाठ्यक्रम की जहां तक बात करते हैं, तो प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम बनाने से पहले कुछ कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। इसके लिए वो कुछ सिद्धांत बताते हैं, कुछ आधार बताते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख आधार। जैसा है, पहला है पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक आधार, यानी पाठ्यक्रम को बालक के मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के अनुसार ही बनाना चाहिए। जैसे बालक की रुचि, अभिरुचि, बालक की बुद्धि, प्रवृत्ति, इन सब बातों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी सभी बालकों को एक प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं बढ़ाया जा सकता, तो ये ध्यान देना चाहिए। तो दूसरा आधार है व्यक्तिगत भिन्नता। तीसरा है व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों की प्रधानता। हाँ, तो व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों की, तो ताकि वो व्यवहारिक जीवन से संबंधित सारी बातें जान सके, और व्यवहारिक जीवन में जब वो जब व्यवहारिक जीवन में वो प्रवेश करे तो उससे सारी बातें वो अपने सफलतापूर्वक लोगों के साथ व्यवहार कर सके अच्छी तरह से। तो व्यवहारिक जीवन से संबंधित, ऐसे नहीं कि सैद्धांतिक चीजें उसे बता दी गई और जो जीवन में व्यवहार में लानी है वो बातें बताई नहीं गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी बातें, प्रैक्टिकल बातों पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं, तो ये तो क्लियर है कि वो धार्मिक शिक्षा के विरोधी थे, धार्मिकता के ही विरोधी थे। इंद्रिय प्रशिक्षण, वो चाहते थे कि इंद्रियों के ही द्वारा सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं, इसलिए इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए उन्होंने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान को इंपॉर्टेंस दी। पाठ्य पुस्तकों को महत्व नहीं, उन्होंने पाठ्य पुस्तकों को कोई महत्व नहीं दिया है। हाँ, जो पाठ्यक्रम पुस्तकों में जो लिखित ज्ञान है वो सीमित है, उसे विस्तृत पाठ्यक्रम पढ़ना है, उसको जीवन का पाठ्यक्रम पढ़ना है, इसलिए वो पाठ्य पुस्तकों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। खेल को महत्व, खेल को अपने पाठ्यक्रम में विशेष महत्व देते हैं। इसके अलावा व्यवहारिक पाठ्यक्रम, यानी सैद्धांतिक नहीं बल्कि उनके अनुसार सैद्धांतिक पाठ्यक्रम नहीं बल्कि व्यवहारिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। भौतिक विषयों को प्रधानता, हाँ, वो आध्यात्मिक विषयों को नहीं प्रधानता देते बल्कि भौतिक विषयों को प्रधानता देते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान को प्रमुखता, वो विज्ञान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम, तो ये 11 सिद्धांत है, यानी बालक के जो स्वाभाविक विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। तो इसके यानी जो शैशवावस्था में पाठ्यक्रम होगा वो किशोरावस्था में हम नहीं पढ़ा सकते, और जो किशोरावस्था वाला है वो हम बाल्यावस्था में नहीं पढ़ा सकते। तो हर अवस्था में बालक के विकास के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाए। अब ये तो पहले उन्होंने कुछ पाठ्यक्रम के आधार बताए,
अब वो कुछ विषय बताते हैं कि कौन कौन से विषय होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने, चूंकि इसमें हम स्पेंसर के विचार बताते हैं कि उन्होंने चूंकि 5 उद्देश्य बताए थे, आत्मरक्षा, जीविकोपार्जन, शिशु रक्षा, सामाजिक व राजनीतिक संबंध, अवकाश काल का सदुपयोग, तो उन 5 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने विषय भी वैसे ही बताया। जैसे आत्मरक्षा के लिए जो विषय जरूरत है वो है शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान। जीविकोपार्जन के लिए या फिर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन से विषय होने चाहिए? गणित, यांत्रिकी, भौतिक रसायन, भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैविकी। इसी तरह से सुयोग्य माता पिता बनने के लिए या शिशु रक्षा के लिए शरीर विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, ये जो उद्देश्य थे। इसी तरह से सामाजिक और राजनीतिक संबंधों की योग्यता के लिए सामाजिक विज्ञान, यानी समाज विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं, जिसमें समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र इत्यादि। फिर 5वां जो उद्देश्य था उनका अवकाश काल के सदुपयोग के लिए, उसके लिए साहित्य, संगीत और ललित कलाएं इत्यादि। हाँ, तो इस तरह से और हम और 2 प्रकृतिवादियों के अनुसार देखते हैं। रूसो के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक जो एमिल थी, उन्होंने विभिन्न स्तरों के बच्चों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रत्येक स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया। और रूसो को तो हमने अलग से विचार भी करना है, अलग से चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में आपको समझाएंगे। इसके अलावा कमेनियस जो प्रकृतिवादी है, उनका कहना था कि सब छात्रों को सब विषय पढ़ाए जाए। इसके अलावा जो हक्सले थे वो भी प्रकृतिवादी थे। हक्सले, HUXLEY, हक्सले H। तो इन्होंने भी विज्ञान के अध्ययन पर अधिक बल नहीं दिया, बल्कि विज्ञान के बजाय वो सांस्कृतिक पहलू को अधिक महत्व देते हैं। स्पेंसर ने तो विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया, लेकिन हक्सले सांस्कृतिक पहलू, विज्ञान पर बल नहीं देते, बल्कि सांस्कृतिक पहलू को अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी सांस्कृतिक विषयों के अध्ययन कराया जाए। हाँ, अब हम शिक्षण विधियों की बात करेंगे। शिक्षण विधियों के लिए भी जो शिक्षण विधियां ये अपनाने पर बल देते हैं, उन्होंने शिक्षण विधियों के लिए प्रकृतिवादी जिन बातों पर ध्यान देना जिन बातों पर बल देते हैं वो है करके सीखना। करके सीखने पर बल देते हैं, यानी बालक जो कुछ भी सीखना चाहे तो वो स्वयं कुछ करके सीखे। फिर दूसरा है स्वानुभव द्वारा सीखना शिक्षा। तो शिक्षण विधियों में दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है करके सीखना, दूसरा पॉइंट है स्वानुभव द्वारा सीखना, यानी बालक को स्वयं अनुभव करके सीखने दिया जाए, क्योंकि वो जब तक स्वयं नहीं अनुभव करेगा वो उसको विश्वास नहीं होगा, वो सीख भी नहीं पाएगा। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, यानी सामने जब वो प्रत्यक्ष अनुभव करेगा, सामने बिल्कुल उसके जो चीजें उसके सामने होंगी उसका प्रत्यक्ष अनुभव करेगा, तभी वो सीख पाएगा। खेल द्वारा शिक्षा, ये हम पहले भी बता चुके हैं। इसके अलावा प्रकृतिवादियों द्वारा जो प्रतिपादित शिक्षण पद्धतियां हैं जिनका आज भी बहुत महत्व है, वो है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवादियों ने अनेक
नवीन शिक्षण पद्धतियों और महत्वपूर्ण शिक्षण पद्धतियों का प्रतिपादन किया है, जिनको कि आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है और उसको अपनाया जाता है। जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक विधि यानी स्वयं खोज पद्धति, इसको नहीं हिंदी तात्पर्य हो सकता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति, प्रोजेक्ट प्रणाली, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति और निरीक्षण पद्धति। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आधुनिक शिक्षण पद्धतियां जो हैं ये प्रकृतिवादियों की ही देन है। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है अनुशासन। प्रकृतिवादियों ने अनुशासन के लिए जो विचार प्रस्तुत किए वो आज भी बहुत महत्व रखते हैं। सबसे पहले तो यह है कि वो दंड के विरोधी थे। रूसो का कथन है, रूसो ने कहा है कि बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता न कि शक्ति सबसे अच्छी चीज है। स्वतंत्रता उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, तो इसलिए इसके लिए मुक्त्यात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन प्रकृतिवादियों ने ही बताया कि बालक पर किसी भी प्रकार का बाह्य दबाव नहीं डालना चाहिए। उनका मानना था कि बालक के लिए विद्यालय है, ना कि विद्यालय के लिए बालक, और इसके लिए बालकों के स्वाभाविक विकास के लिए स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है जो उनके अनुशासन के संबंधी विचार है वो है प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन। यानी प्रकृति ही उसको ऐसा परिणाम दे देगी जिससे कि वो प्रकृति ही के परिणाम से ही वो अनुशासन करना सीख जाएगा। यानी अगर वो गलत काम करेगा तो प्रकृति उसे दंडित करेगी, अगर यदि वो सही काम करेगा तो प्रकृति उसे पुरस्कृत करेगी। तो इस तरह से प्राकृतिक नियमों का जो उल्लंघन ना करे, इसके लिए उसे प्रकृति के हाथों छोड़ देना चाहिए। और चूंकि प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रकृति कभी भी क्षमा नहीं करती, यानी निश्चित रूप से दंडित करती है, तो हमें उसके ऊपर अलग से कठोर नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है, उसे प्रकृति के ही भरोसे छोड़ देना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि बालक आग में हाथ डालता है, हम जितना भी मना करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, तब भी उसको अंदर जिज्ञासा होगी तो वो हाथ अवश्य डालेगा। और जब उसका हाथ जल जाएगा तो फिर हाथ जल जाने का मतलब है कि प्रकृति ने उसे दंडित कर दिया, तब फिर वो आग में हाथ डालने का साहस नहीं करेगा। तो वो अपनी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही वो अनुशासन सीखता है और उसे वही सीखने देना चाहिए। चूंकि प्रकृति स्वयं एक शिक्षक है और वो बालक को अनुशासन सिखा देगी। तो इस तरह से प्राकृतिक परिणामों के द्वारा अनुशासन, जैसा कि रूसो ने भी लिखा है कि अनुशासन सदैव बालकों की गलतियों के प्राकृतिक परिणामों द्वारा होना चाहिए। अनुशासन सदैव बालकों की गलतियों के प्राकृतिक परिणामों द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सुख दुख का सिद्धांत। सुख दुख के सिद्धांत यानी बालक वही काम करता है जिससे उसको सुख मिलता है। अनुशासन का भी आधार आनंद तथा दुख होना चाहिए। यानी बालक उन क्रियाओं को करता रहेगा जिससे कि उसे आनंद प्राप्त होगा, और जिस से उसको दुख होगा वो काम नहीं करेगा। यानी बालक सुखद कार्यों को, व्यक्ति जो है वो सुखद कार्यों को करता है और दुखद कार्यों को छोड़ता है। वही प्राकृतिक वाला है कि अगर ऊंचे से कूदने पर उसके में चोट लग जाती है तो वो कूदना उसके लिए दुखद हो गया, तो वो फिर नहीं करेगा, ये काम दोबारा नहीं करेगा, यानी फिर ऊंचाई से नहीं कूदेगा। और इस तरह से ये जो अनुशासन से संबंधित
विचार है वो भी आज जो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को अपनाने पर जोर दिया जाता है, बालक की स्वतंत्रता पर वो दिया जाता है। हालांकि इसके ये दोष है कि प्राकृतिक परिणामों के द्वारा जो है, अगर मान लीजिए कि आग को छूने से या बिल्कुल जल जाए और बालक की मृत्यु हो जाए तो फिर वो कब सीखेगा और उस सीखे हुए का अनुभव कब का इस्तेमाल कब करेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा अति हर चीज की बुरी होती है, लेकिन फिर भी वो चूंकि उस तरह से जो अनुशासन होता है वो एक तरह का स्वाभाविक अनुशासन होता है, इसलिए उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। लेकिन उसकी बहुत वो उसमें पहले से कुछ बच्चों का चूंकि कोरी स्लेट होता है तो उसको कुछ सिखाना भी पड़ता है कि ये गलत है, इसको करोगे तो, हालांकि वो धीरे धीरे बाद में समझ जाएगा कि वो गलत है। तो कुछ बातों को छोड़कर अनुशासन संबंधी विचार जो है, जैसे बालक की स्वतंत्रता है और उसके ये जनतांत्रिक शिक्षा में या आज के समय में भी उसको स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वो अपने अभिव्यक्ति के अवसर उसको मिल सके। तो हमने आज प्रकृतिवादी शिक्षा के अंतर्गत हमने उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और अनुशासन पॉइंट्स पर विचार किया। थैंक यू।